वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। हमने लास्टली चैप्टर नंबर 6 पूरा देख लिया था, जिसमें क्या था कि कंट्रासेप्शन और उसके मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ सब फर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंशाल्लाह मैं आपको सारा कवर करवाऊंगी। इसमें क्या है, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ कि सब फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है, तो ये बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट गायनाकोलॉजिकली एक मसला है, जिसमें क्या होता है कि वुमेन जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती और उसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कपल है, उनकी शादी को 3-4 साल गुजर गए और उसके बावजूद भी वो प्रेगनेंसी मतलब फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो हम उसको लेबल कर सकते हैं दैट शी इज़ सब फर्टाइल। सो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर जो है डॉक्टर के पास आते हैं और लाइक वो अपना मसला वगैरह लेके। तो ये बहुत ज़्यादा एक गायनाकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, जिसमें जो है फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। और इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले जो है कोई एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट हम इसको जो 10 टीचर्स में लिखी हुई है मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि फेलियर टू कंसीव 12 मंथ ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है कि 12 मंथ तक वो जो है कपल रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी वो जो है कंसीव सही से नहीं कर पाते या कंसीव ही नहीं होता उनको। तो इसको कहते हैं कि दैट इसको हम लेबल करते हैं कि सब फर्टाइल। और इसके अलावा जो है अगर इसकी मैं टाइप्स की बात करूँ तो 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है और दूसरी जो है सेकेंडरी होती है। अब प्राइमरी इसको क्यों लेबल करते हैं, वो वाला कपल जिन्होंने जो है शुरू से मतलब लाइक इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो वूमेन है वो नली पैरिटी उसको कहते हैं। लाइक वो पहले उसने कभी कंसीव नहीं किया, उसका फर्स्ट टाइम ही शादी के बाद मतलब वो कंसीव कर रही है, लेकिन उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि प्राइमरी जो है सब फर्टिलिटी, जिसमें उसने पहले कभी कंसीव नहीं किया होता। अच्छा, सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें जो कपल है उनके पहले से बच्चे होते हैं, एक के दो जो भी, लेकिन उसके बाद जो है बच्चों के बाद 1-2 बच्चों के बाद वो फिर से कंसीव करना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको जो है कंसीव करने में मसला होता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सब फर्टिलिटी। हमने क्या कहा, प्राइमरी में ये होता है कि उसको पहले कभी कंसीव हुआ ही नहीं होता फीमेल को, और सेकेंडरी में क्या होता है कि जो कपल पहले 1-2 दफ़ा कंसीव कर चुके होते हैं, उसके बाद जो है उनको मसला आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि अब क्या क्या मतलब नेचुरल कंसेप्शन का प्रोसेस देखते हैं। वो उसने मतलब जो है 10 टीचर्स में थोड़ा सा बयान किया हुआ है कि नेचुरल कंसेप्शन में क्या होता है कि वो कहता है मोस्टली जो है कंसेप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है हो जाती हैं तकरीबन। हेल्दी कपल जितने भी होते हैं, अगर वो जो है इंटरकोर्स करें तो 18 से 12% चांसेस होते हैं कि हेल्दी तरीके से अगर वो इंटरकोर्स करें तो हेल्दी कपल जो है उनमें जो है ये हो जाता है, लाइक 18 to 20% पीपल में कंसीव हो जाता है। और उसके अलावा जो है अगर जो है 6 मंथ उनको हो चुके हों और नॉर्मल लाइक हेल्दी कपल हो, और तो क्या होता है उनमें जो है 70% जो कपल्स होते हैं 6 मंथ तक अगर वो उनमें रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है और वो 6 मंथ उनको टाइम पीरियड हो गया, तो 70% जो कपल्स होते हैं वो कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, अगर तो है 12 मंथ का टाइम पीरियड उनको हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो है 90% जो कपल्स होते हैं उनको हो जाता है कंसीव, वो कंसीव कर लेते हैं। और जो है ऐसे 24 मंथ अगर गुजर जाए तो उसमें भी जो है इसमें जो है 80% हो जाता है, और इसमें जो है 90% अगर उनको 24 मंथ हो जाए, तो ये जो है उसने रेशो बताई हुई है कि इतने परसेंट जो है ये कपल्स जो है वो कंसीव कर लेते हैं नॉर्मल नेचुरली तरीके से। तो सबसे पहले जो है अब देखते हैं कि सब फर्टिलिटी की क्या क्या काजेज़ होती हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वुमेन को जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। उनमें जो सबसे पहली काज है वो बेटे है कि उसकी एज, फीमेल की एज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। अगर तो जितना ज़्यादा एज गुजरती जाएगी, जितना ज़्यादा वुमेन की एज ज़्यादा होगी, तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। ऑल्सो वो कहता है कि मेल की जो है एज भी कुछ हद तक इफेक्ट करती है, बट इतना ज़्यादा नहीं करती। मेल में जो है हमारे पास जो चीज़ जो इफेक्ट कर रही होती है वो ये अफेक्ट कर रही होती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी या टाइमिंग क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, और उसके अलावा जो है उसका स्पर्म काउंट और सीमन का जो काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है सब फर्टिलिटी में, वो बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है वो कपल जो इंटरकोर्स अगर वीक में 3 दफ़ा करें, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर लें। एक वीक में अगर लाइक एक कपल है वो 3 दफ़ा अगर वो इंटरकोर्स करें, तो उनमें जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कंसीव कर लें। अगर एक कपल है वो एक वीक में 1 दफ़ा अगर वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो देन उनमें जो है इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते। ये उसने वैसे नॉर्मली बातें बताई हुई हैं। और उसके अलावा जो है उसने ये बताया हुआ है कि जो एग है, अगर हमने फर्टिलाइजेशन करवानी हो तो एग जो है क्या होता है,
है कि फटी जो 12 से 24 घंटे के टाइम पीरियड में अगर एक एग ओवरी से रिलीज़ होकर आ रहा है तो ये उसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद ये वो मतलब अगर विद इन दैट टाइम पीरियड अगर स्पर्म्स चला जाता है और वो जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये बेस्ट है कि 12 to 24 आवर्स के अंदर। और जो है स्पर्म जो है एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो है उसमें जो है उसमें 72 आवर्स तक जो है वो वुमेन के यूट्रस के अंदर रहते हैं। तो स्पर्म को जो है वो होने में डेड होने में उसको जो टाइम पीरियड लगता है वो 72 आवर्स का होता है। और जो ओवरी लाइक ओवरी से जो एग आता है वो विद इन 22 मतलब 12 to 24 आवर्स के अंदर जो है फर्टिलाइजेबल होता है। और जो स्पर्म है वो जो है सर्वाइव कर सकता है, लाइक उसको कह सकते हैं 72 आवर्स उसको लगते हैं, तो तब तक वो जो है यूट्रस के अंदर सर्वाइव करता है। और अगर उस दौरान कोई एग वगैरह आ जाए तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वो आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है कि जो स्मोकिंग है आजकल वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है, किस तरह से ये एग की जो है नंबर्स डिक्रीज़ करवा रही है और स्पर्म काउंट भी डिक्रीज़ करवा रही है। तो इस तरह से जो है ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। उसके अलावा जो है अल्कोहल कैफीन का जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो है कुछ हद तक बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा ओबेसिटी, ये तो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। उसके अलावा स्ट्रेस, वो खातून जो स्ट्रेस लेती हैं और उनमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कंसीव नहीं कर पाती। तो ये सारी चीज़ें बेटे उसने बताई हुई हैं कि स्मोकिंग और ये सारे। अब हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं जो कि फीमेल में जो है सब फर्टिलिटी का सबब बनती हैं। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है जो फीमेल सब फर्टिलिटी की काज है, उसमें मैं अगर आपको बताती जाऊँ तो कोई ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स मतलब ये जो है उसको इससे भी जो है वो सब फर्टिलिटी होने के चांसेस होता है। उसके अलावा जो दूसरी काज है वो कोई ट्यूबल डैमेज हो सकता है। ट्यूबल डैमेज मतलब कोई फेलोपियन ट्यूब अगर डैमेज हो गई है तो तब जो है वो हो सकता है। उसके अलावा कोई यूट्राइन डिसऑर्डर अगर कोई हो गई है तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। अब यूट्राइन डिसऑर्डर्स में डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक हमने पढ़ा था कि फाइब्राइड्स हो गए हैं या एंडोमेट्रियोसिस है, ये सारी चीज़ें जो है फाइब्राइड्स ज़्यादा मोस्ट कॉमन है यूट्राइन डिसऑर्डर्स में। उसके अलावा मैंने आपको बताई थी कि सिगरेट स्मोकिंग अगर एक है खातून या वो कर रही है तो वो भी जो है कुछ हद तक उसकी सब फर्टिलिटी में रोल अदा कर रही होती है। उसके अलावा जो है डिफरेंट जो है सिस्टेमिक डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, मेलाइटस, ये भी कुछ हद तक, और एपिलेप्सी अगर हो वुमेन में तो कोई उसको थायराइड डिसऑर्डर हो तो वो भी जो है सब फर्टिलिटी काज कर रही होती है। अच्छा, ये सारी क्या हो गई कि ये फीमेल सब फर्टिलिटी की काजेस हमने पढ़ी, जिसमें क्या पढ़ा हमने, कोई ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर हो सकती है, कोई उसकी ओवरीज वगैरह में कोई मसला हो या ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रही तो वो जो है कुछ हद तक इफेक्ट कर रही होती है। ट्यूबल डैमेज, अगर फेलोपियन ट्यूब में ही कोई मसला हो गया तो तब भी जो है सब फर्टिलिटी हो रही होती है। उसके अलावा कोई यूट्राइन डिसऑर्डर है तो तब भी, जिसमें फाइब्राइड्स वगैरह हो गया, सिगरेट स्मोकिंग और ये सारी चीज़ें जो है, डायबिटीज़ हो गया, एपिलेप्सी, थायराइड डिसऑर्डर। और एज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि एज भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। उसके बाद जो है ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर में अगर मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है बेटे वो होती है पीसीओएस। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। सब फर्टिलिटी की जो है एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पीसीओज हैं। और उसके अलावा जो है कोई हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको नंबर 5 पे हम कहेंगे कि तो कोई हाइपोथैलेमिक मतलब कोई हाइपोथैलेमस जो सेक्रीशंस आ रही हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, या पिट्यूटरी से जो हमने पढ़ा था कि एलएच और एफएसएच आ रहे होते हैं, उनमें कोई मसला आ रहा है तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा काज कर रहे होते हैं, जिससे हाइपोगोनेडिज्म हो जाता है और पिट्यूटरी से अब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है। और एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ में, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई थायराइड डिजीज़ है अगर उसको, तो वो भी जो है ओव्यूलेशन में मसले पैदा कर रही होती है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि ट्यूबल डैमेज। अब ट्यूबल डैमेज में कौन कौन से ट्यूबल डैमेज हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन हो सकता है अगर, जिसकी वजह से जो है ट्यूब ब्लॉक हो गई है, ट्यूबल ब्लॉकेज हो गई है। वो किस वजह से कि कोई पेल्विक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे जो है ट्यूबल ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट काज है। उसके अलावा जो है एंडोमेट्रियोसिस, मैंने आपको बताया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट काज बन सकती है। उसके अलावा जो है अगर क्लाइमेडियल इन्फेक्शन हो गया है और वो भी कुछ हद तक जो है हमारे पास क्या कर रहा होता है कि ट्यूबल डैमेज क्रिएट करवा रहा होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोसेल्पिनिक्स। ठीक है, इसको नाम देते हैं हाइड्रो, एक मिनट मैं ये रिमूव भी कर देती हूँ। इसको कहते हैं हाइड्रोसेल्पिनिक्स। अब ये क्या होती है, इसमें जो है हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं उस वो जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं किसकी वजह से, क्लाइमेडिया में अगर इन्फेक्शन हो तो उससे जो है ट्यूबल डैमेज हो जाता है और फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। और इसके अलावा कोई प्रीवियस अगर पेल्विक एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यूट्राइन प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो मैंने सबसे पहले आपको पहले भी बताया था कि फाइब्राइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काज हैं सब फर्टिलिटी के। उसके अलावा जो है एंडोमेट्रियोसिस वगैरह, और उसके अलावा जो है एंडोमेट्रियल फाइब्राइड्स की भी अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब मैं जब आपको बताऊं कि जो सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं, और सब म्यूकोजल जो फाइब्राइड्स हैं उनका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में, और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज कर रहे होते हैं। कौन से काज कर रहे होते हैं, सब म्यूकोजल। उसके अलावा जो दूसरे टाइप के होते हैं वो इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स इतने ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, फर्टिलिटी को रिड्यूस करवा रहे होते हैं। उसके अलावा जो है सब सिरोजल, ये भी बहुत ज़्यादा लिटिल इफेक्ट कर रहे होते हैं। सब सिरोजल आपने टाइप्स याद रखनी है, कौन सी, सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल, और उसके अलावा जो है सब सिरोजल, ये भी लिटिल इफेक्ट कर रहे होते हैं जो कि फर्टिलिटी वगैरह या इम्प्लांटेशन में मसले पैदा कर रहा होता है। उसके अलावा जो है कोई एंडोमेट्रियल स्कारिंग हो सकती है, और ये सारे हमने फीमेल इश्यूज डिस्कस किए हैं। बेटे कौन कौन से हमने डिस्कस किए, हमने ट्यूबल प्रॉब्लम्स पढ़े, हमने ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ी, हमने यूट्राइन प्रॉब्लम्स पढ़े, हमने सारा कहा कि ट्यूब डैमेज हो जाए, फाइब्राइड्स हो जाए, एंडोमेट्रियोसिस हो जाए तो सारे मसले हो सकते हैं ये फीमेल में। अच्छा, अब हम मेल की बात करें तो मेल में क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि फर्टिलिटी काज करवा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि अगर तो स्पर्म्स का नंबर जो है